हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं अभी जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारी फर्स्ट जो पेपर है उसका फर्स्ट यूनिट की सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसकी अगर किसी बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज के बारे में, अगर वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो में जाके मेरे चैनल में जाके वीडियो ओके करके वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। और अभी जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, साथ ही साथ अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो ऐसे मुझे भी लगता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या मतलब मुझे पता लगता है कि आपको आपकी कौन से क्वेश्चन में आपको हेल्प चाहिए। साथ ही अगर आप कमेंट कर रहे हो, अगर लाइक कर रहे हो तो उससे मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, फिर मन करता है ना कि अभी और वीडियो बनाए ना। तो वैसे ही तो आप भी थोड़ा मेरी हेल्प किया करो। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है। बेसिस ऑफ मॉडर्न चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी डिस्कवरी एंड डायलॉग्स विद रेफरेंस। किसके रेफरेंस में है? हमारे गांधी जी, श्री अरविंद, गिज्जू भाई एंड पाउलो। ठीक है, इनके रेफरेंस में है ये। तो अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, पहले हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती क्या है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले जानेंगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा थी उसका जो जनक है किसे माना जाता है? जीन रूसो को। ठीक है, तो जीन रूसो जो है उनको बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। साथ ही साथ जीन रूसो ने किस पे फोकस किया था? रटने तथा किताबी अधिगम को रोकने के लिए इसे प्रस्तावित किया। जो बाल केंद्रित शिक्षा थी, ठीक है, तो उसका जनक किसे माना जाता है? जीन रूसो को। ठीक है, जीन रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। और उन्होंने किस बात पे फोकस करा? उन्होंने फोकस करा कि जो पहले मतलब जो शिक्षा होती है जिसमें बच्चों को ज़बरदस्ती रटाया जाता है, ठीक है, सिर्फ किताबी नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता है, जो किताब में होता है, जो बुकिश नॉलेज होता है, सिर्फ उसी के बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो इसका विरोध किसने किया? जीन रूसो ने। ठीक है, बच्चों को ऐसी शिक्षा ना दी जाए, इसीलिए उन्होंने आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा का विकास किया। ठीक है, का निर्माण किया। उसके बाद आ जाता है हमारा अर्थ। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षण की संपूर्ण कार्य योजना बालक के चारों ओर रहनी चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्र की आवश्यकताओं, रुचि एवं क्षमताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वो होती है जिसमें जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, वो कौन होता है? एक बालक होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा पाठ्यक्रम बनाया जाता है, पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, ठीक है, उसका जब निर्माण किया जाता है तो उसके निर्माण किसमें इस बात पर स्पेशली फोकस किया जाता है कि जो जो भी उसमें मतलब उसका निर्माण किया जा रहा है तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, मतलब उसका निर्माण सभी बच्चों की योग्यता के अनुसार किया जाता है। ठीक है, उसकी विशेषताएं आती हैं इसके बाद।
बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रहती है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। ठीक है, जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा है यानी कि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। दूसरी आती है शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो केंद्र बिंदु रहता है वो एक स्टूडेंट रहता है, उसके अनुसार ही यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार ही पूरे करिकुलम का निर्माण किया जाता है, उसकी योग्यता के अनुसार। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट होता है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है ताकि किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि यहाँ पे मेरे साथ भेदभाव हो रहा है या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी बच्चा जो वो पीछे ना रहे। इसीलिए सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जीन रूसो ने भी इसी बात पर फोकस किया था। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारा, अगर कोई भी निर्णय शिक्षा से संबंधित लिया जा रहा है तो वो बालक को केंद्र मानकर ही लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है, तो अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है इससे संबंधित तो वो किसको ध्यान में रख के लिया जाएगा, एक बालक को। ठीक है, उसके बाद आता है बालक केंद्रित शिक्षण में व्यक्ति शिक्षण को महत्व दिया जाता है। जो बालक केंद्रित शिक्षण है, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में है, उसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है, यानी कि उसके हर तरह के उसके हर तरह का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, कई मेंटली होते हैं, तो जब करिकुलम का निर्माण किया जाता है तो उसकी हर योग्यता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास। बच्चों की जो डेली की जो उनको प्रॉब्लम आती है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, टीचर के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगले आते हैं हमारा अनुशासन स्थापित होता है, और इससे जो होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो है वो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन स्थापित होता है। क्योंकि सब कुछ जो वो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे जो वो डिसिप्लिन भी स्थापित होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, और इससे बच्चों की जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो ये थी हमारी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक है, जिसका निर्माण जीन रूसो ने किया था, और उन्होंने किस बात पे फोकस किया था, रटने तथा किताबी अधिगम को रोकने के लिए इसे प्रस्तावित किया था। उन्होंने फोकस किया था कि बच्चों को जो रटने का काम करवाया जाता है वो वैसा ना करवाया जाए, और सिर्फ बुकिश नॉलेज है वो ही प्रोवाइड ना करवाया जाए, उसको दूसरा नॉलेज भी प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने उसके अर्थ के बारे में पढ़ा। ठीक है, एंड विशेषताएं पढ़ी हमने कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे श्री अरविंदो के बारे में। ठीक है, अरविंद के बारे में। तो श्री अरविंद जी का जन्म जो था वो 15 अगस्त सन 1875 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था, और उनके जो पिता थे उनका नाम था डॉक्टर श्री कृष्णन घोष एंड माता का नाम स्वर्णलता था। ठीक है, और इनका देहांत जो था वो 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। इसके अलावा भी आप इनकी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, जो मैंने सिंपल सा था वो मैंने इसमें बता दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एजुकेशन फिलॉसफी यानी कि शिक्षा दर्शन के बारे में। ठीक है, तो जो श्री अरविंद जी थे उनके अनुसार जो है वो शिक्षा का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, अंतःकरण का विकास करना। ठीक है, जो अरविंद जी थे उन्होंने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया है, अंतःकरण का विकास करना। और उन्होंने अंतःकरण के 4 स्तर बताए हैं। ठीक है, सबसे पहला स्तर बताया है चित्त, दूसरा बताया है मानस, तीसरा बताया है बुद्धि, एंड लास्ट बताया है ज्ञान। उनके अनुसार जो था वो अंतःकरण के 4 स्तर थे। ठीक है, और वो थे चित्त, मानस, बुद्धि एंड ज्ञान।
तो सबसे पहले हम चित्त के बारे में जानते हैं। चित्त के बारे में जानने से पहले हम अंतःकरण के बारे में जानेंगे कि अंतःकरण क्या होता है। तो अंतःकरण क्या वो होता है, मतलब जब हम अच्छे बुरे का विवेक करते हैं, ठीक है। मतलब हम अपने भीतर अच्छे या बुरे के बारे में सोचते हैं, उसका चिंतन करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों में जो भी चेतना आती है, ठीक है, जब हम इन सब मतलब अच्छे और बुरे के बारे में सोचते हैं, तब हम अंतःकरण कहते हैं। मतलब हम अंदर से जो सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छा है बुरा है, जैसे हमारे मन में जो भी थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, ठीक है। और मतलब जब हम अच्छा और बुरा सोचते हैं कि उचित अनुचित जो भी निर्णय हम लेते हैं, ठीक है, और इसका संबंध जो होता है वो मानसिक शक्ति से होता है। तो इसका सबसे पहले स्तर क्या था? चित्त, ठीक है। चित्त के बारे में अरविंद जी बताते हैं कि ये जो है वो दिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कभी हम अपने सपने में सोचते का मतलब जब हम कभी सपना देखते हैं, कभी हम अमीर होने का सपना देख रहे हैं, कभी हम गरीब होने का सपना देख रहे हैं, ठीक है। चित्त क्या है? मतलब हम ये जो होता है वो हमारे दिल से संबंधित होता है, जो हम दिल से सोच रहे हैं, हम है ना। तो जब हम दिल से किसी बात को सोच रहे हैं तो वो क्या है? हमारा चित्त है, ठीक है। इसका संबंध अरविंद जी ने चित्त का संबंध अरविंद जी ने किससे बताया है? दिल से बताया है, ठीक है। और मानस का संबंध जो है वो दिमाग से बताया है, यानी कि मस्तिष्क से बताया है। तो जो भारतीय मनोविज्ञान मानते हैं कि मानस जो है वो मनुष्य की छठी ज्ञानेंद्री है, ठीक है। जो हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि जो मानस है वो क्या है? छठी ज्ञानेंद्री है, ठीक है। और जो मानस है वो किससे संबंधित है? हमारे दिमाग से संबंधित है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। उसके बाद आती है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? जैसे चित्त है, जब हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, हम अमीरी के बारे में सोच रहे हैं, गरीबी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे हमारा मन चंचल सा है, ठीक है। तो जब हमारे मन में एक सुनिश्चित मार्ग आ जाता है, ठीक है, जब हम एक फाइनल डिसीज़न ले लेते हैं, तो वो क्या है हमारा? वो हमारी बुद्धि है, क्योंकि हम दिमाग से सोच रहे हैं, हम किसी बात को जो है वो दिमाग से सोच रहे हैं, तो वहाँ क्या आई? हमारी बुद्धि आई। और जो बुद्धि निर्णय लेने का कार्य करती है, ठीक है। जो बुद्धि होती है वो किसका कार्य करती है? निर्णय लेने का कार्य करती है। और बुद्धि जो होती है वो सही ढंग से निर्णय तभी लेती है जब वो ठंडे दिमाग से सोचती है। तो जब आप कोई भी डिसीज़न लेते हो अपनी लाइफ में, तब आपको क्या बताया जाता है कि आप अपना ठंडे दिमाग से डिसीज़न लो, ठीक है। अपने ठंडे दिमाग से आप सोचो। तो वही क्या है? हमारी बुद्धि है, ठीक है। चित्त क्या हुआ? जब हमारा मन, हम दिल से सोच रहे हैं किसी बात को, हम दिल से सोच रहे हैं, ठीक है, तब हमारे मन में बहुत सारे थॉट आते हैं कि इस बात को मान लेते हैं, उस बात को मान लेते हैं। तो वो क्या है? वो एक चित्त है। लेकिन जब हम उस एक फाइनल डिसीजन में आ जाते हैं कि नहीं, ये रास्ता जो है वो सही है, तो वो तब हम कहाँ से सोच रहे हैं? वो तब हम बुद्धि से सोच रहे हैं, अपने दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? बुद्धि है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। और नॉलेज को क्या बताया गया है? अरविंद जी ने नॉलेज को एक पावर माना है, ठीक है। और ये जो है अरविंद जी बताते हैं कि जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, उनके अनुसार जो वो ज्ञान अंतःकरण का चौथा यानी कि फोर्थ प्रमुख स्तर है। और ये वह शक्ति है जिसे हम अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, ठीक है। ये वह शक्ति है जिसे हम अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है इसको अरविंद जी ने एक पावर माना है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 स्तर जो कि अरविंद जी ने बताए हैं: चित्त, मानस, बुद्धि तथा ज्ञान। उसके बाद हम जानते हैं, ये आ गया हमारा पूरा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में एंड श्री अरविंद जी की एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में, ठीक है, जिसको कि शिक्षा दर्शन कहते हैं हिंदी में। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जो कि अरविंद जी ने बताए थे, लक्ष्य एंड उद्देश्य, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा शारीरिक विकास और शुद्धि, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट एंड, ठीक है क्या, हाँ जी। फिर उसके पहले आता है हमारा शारीरिक विकास एंड शुद्धि। तो
सबसे पहले था हमारा शारीरिक विकास और शुद्धि। तो जो अरविंद जी है वो कहते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शरीर का विकास तथा शुद्धि है। ठीक है, उनके अनुसार जो है वो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास तथा शुद्धि। उन्होंने सिर्फ शारीरिक विकास पर ही बल नहीं दिया, मतलब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ उन्होंने शारीरिक विकास ही नहीं बताया बल्कि उन्होंने शुद्धि को भी बताया है, शारीरिक शुद्धि को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। अरविंद जी के अनुसार ज्ञानेंद्रियों मतलब जो शिक्षा का दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। लेकिन उन्होंने ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, तो उन्होंने ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण यानी कि प्रशिक्षण कहा है दूसरा उद्देश्य। और उन्होंने कहा है कि ज्ञानेंद्रियों का विकास तभी संभव हो सकता है जब उन्होंने जो अपने 4 स्तर बताए हैं, चित्त, मानस, ठीक है, उनका जब शुद्ध रूप से प्रयोग होगा, ठीक है, तभी जो है वो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण। ठीक है, मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण। तो अरविंद जी बताते हैं कि जो मानसिक शक्तियां हैं उनका प्रशिक्षण कैसे होना चाहिए? वो बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, जो बालकों की अभिरुचियां हैं, जो बालकों की मानसिक शक्ति है, ठीक है, उनकी जो अभिरुचियां हैं उन्हीं के अनुसार इनका मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बालक हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। तो तार्किक शक्ति में बताया है जो अरविंद जी हैं उन्होंने मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात जो है वो तार्किक शक्ति को शिक्षा का उद्देश्य माना है। ठीक है, उन्होंने तर्क के लिए 3 बातें बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है तार्किक शक्ति में उन्होंने मतलब उसके 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, तार्किक शक्ति के तो उन्होंने बताया है कि इसमें 3 स्तरों में सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो इसमें तथ्य प्रयोग किए जाने हैं वो सही होने चाहिए। ठीक है, जिन तथ्यों का प्रयोग तार्किक शक्ति में किया जाना है, ठीक है, अरविंद जी बताते हैं कि जिन तार्किक में जिन तथ्यों का प्रयोग किया जाना है वो सही होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही दूसरा बताया है उन्होंने संग्रह मतलब जो भी सामग्री आपने पूर्ण रूप से प्रयोग करनी है वो निश्चित होनी चाहिए। मतलब जो तथ्य हैं वो सही होने चाहिए और जो अपने तर्क में इसमें अपने सामग्री यूज़ करनी है वो भी एक निश्चित होनी चाहिए। और उन्होंने लास्ट में बताया है कि जो तथ्य से निकलने वाले निष्कर्षों को अलग करना है। ठीक है, जो तथ्य से निकलने वाले निष्कर्ष हैं उनको अलग रखना है। सबसे पहले उन्होंने स्तर बताया तथ्य को सही हो, मतलब जो आपने तथ्य यूज़ करने हैं, जिन तथ्यों का आपने प्रयोग करना है वो सही होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो संग्रह यानी कि जो सामग्री आपने रखनी है उसको वो निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट थर्ड उन्होंने बताया जो भी तथ्य से निकलने वाले निष्कर्ष होंगे उनको जो है वो अलग रखना है। ठीक है, तो ये अरविंद जी बताते हैं। उसके बाद आती है हमारी नैतिकता का विकास। नैतिकता के विकास में उन्होंने बताया है जो अरविंद जी हैं उन्होंने बताया है कि नैतिकता के विकास को शिक्षा का उन्होंने उद्देश्य माना है, यानी कि महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। उन्होंने मानव के नैतिक विकास के लिए 3 बातें बताई हैं। ठीक है, मानव के नैतिक विकास के लिए उन्होंने 3 बातें बताई हैं। नंबर 1 संवेग, सेकंड संस्कार या फिर आप आदतें भी बोल सकते हो, और थर्ड बताया उन्होंने स्वभाव या फिर प्रकृति। ठीक है, ये तीनों बातें उन्होंने नैतिकता के लिए जरूरी बताई हैं। ठीक है, एंड 6th आता है हमारा आध्यात्मिक विकास। श्री अरविंद जी बताते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, ठीक है, वो आध्यात्मिक विकास भी है। ठीक है, उनके अनुसार वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है वो कुछ होता है, मतलब हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्पेशल होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक विकास पर जो है वो फोकस किया था। उसके बाद आता है विशेष क्षमताओं का विकास। तो
तो आध्यात्मिक विकास के बाद उन्होंने विशेष क्षमताओं का विकास मतलब उन पर भी फोकस किया, क्योंकि जैसे आध्यात्मिक में मैंने बताया कि सब इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, वैसे विशेष क्षमताएं यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ क्षमताएं होती हैं जो उसको दूसरे व्यक्ति से बेहतर बनाती है। तो अरविंद जी कहते हैं कि मतलब शिक्षा के द्वारा उन विशेष जो उसके अंदर काबिलियत है उसको पहचानना है, ठीक है, कि उस व्यक्ति के अंदर दूसरों से अलग क्या है, मतलब कौन सा हुनर है, जिसको आप बोल सकते हो आम भाषा में हुनर को पहचानना है शिक्षा के द्वारा। तो ये आगे हमारे लक्ष्य एंड उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशंस, जो कि अरविंद जी बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेथड्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की विधियाँ। सबसे पहले आती है हमारी समकालिक एवं क्रमिक, ठीक है। तो अरविंद जी बताते हैं कि शिक्षण प्रणाली जो वो दो प्रकार की होनी चाहिए, एक होनी चाहिए समकालीन एंड दूसरी होनी चाहिए क्रमिक, ठीक है। क्योंकि मतलब जो आधुनिक शिक्षा है, ठीक है, उसका वो दोष बताते हैं जो हमारी आधुनिक शिक्षा है। तो अरविंद जी इसका प्रमुख जो मतलब सबसे ज़्यादा दोष उसका क्या बताते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो एक क्रमिक रूप से नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें जो है वो बहुत सारा मतलब बच्चों को एक मटेरियल जो है वो डिवाइड करके नहीं पढ़ाया जाता है, वो इकट्ठे ही बच्चों को पढ़ा दी जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे को मतलब उनमें से एक भी टॉपिक समझ नहीं आता। अरविंद जी कहते हैं ये सबसे बड़ा दोष है इस शिक्षा का, ठीक है। जो आधुनिक शिक्षा है इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि बच्चों को जो है वो एक साथ ही कई टॉपिक जो मिक्स करके पढ़ा दी जाते हैं, जिससे बच्चा जो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है, जिस कारण बच्चे का एक भी कंसेप्ट जो वो क्लियर नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो एक समकालिक एवं क्रमिक रूप से होनी चाहिए, मतलब जो अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए या फिर वो एक क्रमिक रूप में होना चाहिए, ताकि बच्चे को आसानी से समझ आ सके। दूसरा है हमारा भाषा का ज्ञान। तो जब बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो अरविंद जी कहते हैं कि अगर बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके बारे जिस भाषा का टीचर प्रयोग कर रहा है वो भाषा बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है। उस भाषा का बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं अगर बच्चे को हिंदी भाषा आती है एग्जाम्पल के लिए और टीचर जो वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे को क्या समझ आएगा। तो टीचर को ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जिससे सभी बच्चों को समझ आ सके, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी निरीक्षण विधि। तो अरविंद जी कहते हैं कि बच्चों को निरीक्षण विधि में अरविंद जी कहते हैं कि बच्चों को रटाना नहीं है, जैसे कि रटाने का अर्थ कि बच्चों को सिर्फ बुकिस का मतलब जो किताबी नॉलेज है वो ही नहीं प्रोवाइड करवाना है। बच्चों को रटाना नहीं है, एक क्वेश्चन दे दिया उसको और उसी को पढ़ाते रहे, उसको लर्न करने के लिए दे दिए, जब तक उसको याद नहीं हो रहा है वैसे रटाते रहे कि इसको लर्न कर ऐसे कर, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है। अगर कोई इसको समझ नहीं आ रहा है तो उसके सामने कुछ आप ऐसा मटेरियल ला दो ताकि उसको वो देख के क्वेश्चन को समझ जाए, ठीक है। मतलब अपने जो टीचिंग मेथड है उसमें चेंज कर देना है, ठीक है। इस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, सिर्फ रटाना नहीं है, उसको समझाना है कि इसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है। उसको अच्छा नॉलेज देना है, सिर्फ रटाने पे ही फोकस नहीं करना है। उसके बाद आता है हमारा केंद्रीकरण की विधि। तो केंद्रीकरण की विधि में अरविंद जी कहते हैं अन्य योगियों की भांति अरविंद जी भी जो केंद्रीकरण के ऊपर जो है वो सबसे अधिक जोर दिया है, ठीक है। मतलब जो अन्य ऑथर्स हैं उनकी भांति भी, जिनको योगी कहा गया है इसमें, तो अन्य योगियों की भांति भी अरविंद ने केंद्रीकरण के ऊपर जो है वो सबसे अधिक फोकस करा हुआ है, ठीक है। इस विधि की सफलता के लिए उन्होंने अष्टांग योगाभ्यास तथा ब्रह्मचार्य को आवश्यक बताया हुआ है, ठीक है। अष्टांग को इन्होंने इसमें एंड जो योगाभ्यास होता है उसको जो इसमें महत्वपूर्ण बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी क्रिया विधि यानी कि एक्टिविटी मेथड, जिसको आप पढ़ के समझ गए होंगे, ठीक है, कि बच्चों को जो वो क्रिया विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना ताकि बच्चों को आसानी से समझा सके, ठीक है। रचनात्मक विषयों को शिक्षा क्रिया विधि के द्वारा होनी चाहिए, ठीक है। जो विज्ञान है, जो व्यावसायिक तथा जो रचनात्मक विषय है वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाने हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू
पढ़ाने हैं, ठीक है। जो विज्ञान के जैसे जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है टॉपिक, अगर कोई टॉपिक बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो उसको एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा दो, ठीक है। तो वैसे करना है, अरविंद जी इसमें कहते हैं। उसके बाद आता है पाठ्य पुस्तक विधि यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड। इसमें अरविंद जी क्या कहते हैं, तो इसमें जो अरविंद जी है वो कहते हैं कि बच्चों को जो उचित बुक हैं, जो सही बुक हैं, उनके बारे में बच्चों को बताना है, ठीक है। उनके ज्ञान का विकास करना है, उन पुस्तकों को बच्चों को प्रोवाइड करवा के, मतलब जो अच्छे नॉलेज वाली बुक्स हैं उनको बच्चों को प्रोवाइड करवाना है ताकि बच्चों के ज्ञान में विकास हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेम तथा सहानुभूति, यानी कि बच्चों को प्रेम तथा सहानुभूति के साथ पढ़ाना है। जैसे कोई भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो कैसे पढ़ाना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाना है। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो उसे प्रेम से बात करनी है ताकि वो क्वेश्चन पूछ सके आपसे। अगर आपने कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा दिया है तो वो डरे ना उससे, अगर उसको वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उससे आपने इस तरह से बात नहीं करनी है ताकि वो आपसे दोबारा क्वेश्चन पुट ही ना कर पाए, ठीक है। तो आपने इस तरह से बात करें ताकि बच्चा जो वो उसको आपसे क्वेश्चनिंग करे और आप क्वेश्चन का आंसर करें, ठीक है। इसमें अरविंद जी यही कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। तो बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी है, वो भी मतलब इतनी नहीं कि बच्चा सिर पे ही नाचने लग जाए, ठीक है, मतलब लिमिटेड, ठीक है, होनी चाहिए, इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि बच्चा टीचर से क्वेश्चन करने में ना घबराए। जब अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी तरह की किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा जो है वो बिना घबराहट के टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सहयोग के माध्यम से शिक्षा। तो सहयोग के माध्यम से तो मतलब कि टीचर ने भी स्टूडेंट का सहयोग करना है, ठीक है। अगर बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो अगर बच्चा घबरा रहा है, टीचर को तो पता चल ही जाता है कि उनका कौन सा स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन करने में घबरा रहा है, तो टीचर खुद ही उनसे बात करे, ठीक है। तो सहयोग के माध्यम से शिक्षा को प्रोवाइड करवाए। उसके बाद आते हैं हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो अरविंद जी ने करिकुलम ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया है कि जो हमारा करिकुलम है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे प्राथमिक स्तर के बारे में बताया है, जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है उसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से विषय शामिल होने चाहिए। तो प्राथमिक स्तर में उन्होंने बताया है मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा होती है वो शामिल होने चाहिए। उसके बाद हमारी अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश, फ्रेंच, साहित्य, राष्ट्रीय इतिहास, चित्रकला, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा गणित जैसे टॉपिक जो इसमें शामिल होने चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो मातृभाषा होती है हमारी, ठीक है, मदर टंग जिसको कि हम कहते हैं, एंड इंग्लिश जिसको अंग्रेजी, फ्रेंच, साहित्य, राष्ट्रीय इतिहास, चित्रकला, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा गणित। उसके बाद हमारा हाई लेवल की बात की गई है, माध्यमिक स्तर की बात, यानी कि जिसको कि हम उच्च स्तर भी कहते हैं। इसमें भी फर्स्ट कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, मदर टंग यानी कि मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, कला, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा सामाजिक विषय, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ इसको भी। जो हमारा हाई लेवल है उसमें मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, कला, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को बताया है अरविंद जी ने। उसके बाद आता है हमारा थर्ड यूनिवर्सिटी लेवल के, ठीक है। उसमें बताया है इतिहास, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान का इतिहास, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, जो हमारा आगे काम करते, मतलब जो हमारे जॉब के लिए हेल्पफुल होता है। उसमें क्या आएगा,
व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो हमारे व्यवसाय में हेल्प होगा, चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिलाई, सूची, शिल्प कार्य, ठीक है, शिल्प संबंधी ड्राइंग, कुटीर उद्योग, ठीक है, इंजीनियरिंग सॉरी, ये सभी उन्होंने इसमें बताए हैं अरविंद जी ने, ठीक है। तो ये आ गया हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अरविंद जी के, ठीक है। और ये थे हमारे मेथड्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की विधियाँ जिसको कि हम कहते हैं, ठीक है। एंड ये थे हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशंस, ठीक है, लक्ष्य एंड उद्देश्य। इसका जो नेक्स्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट करना और साथ में आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।